हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 नियोजित विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक हैं, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, और जितना भी समय है दोस्तों अब हमें पुख्ता तैयारी करनी है। और इसी के लिए दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक श्रृंखला लेकर आया है, जिस श्रृंखला में दोस्तों हम आपको हर जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और इस श्रृंखला को करने के बाद दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप सभी को लेकर लाइव, उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नियोजित विकास के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस नामक पुस्तक का लेखक था। तो इनमें से कौन इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस नामक लेखक जो है पुस्तक लेखक है। ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी जे.सी. कुमारप्पा। तो इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं जे.सी. कुमारप्पा, यानी डी इसका सही उत्तर। जी हाँ दोस्तों, जे.सी. कुमारप्पा जो है इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार भारत की विकास की नीति के शुरुआती चरणों का हिस्सा नहीं था। ए उदारीकरण, बी योजना, सी ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सा एक विचार भारत की विकास की नीति के शुरुआती चरणों का हिस्सा नहीं था, वो है दोस्तों ए उदारीकरण। ये हमारी शुरुआती विचार जो है अगर विकास के शुरुआती चरणों का हिस्सा नहीं था। प्रश्न नंबर 3, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देशी उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश की। जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देशी उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश की। ए सरकार ने आयात पर भारी शुल्क लगाया, बी देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए संरक्षणवाद की नीति को अपनाया गया, सी आयात के विकल्प, या डी उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो दिशा निर्देश है देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, उसमें सरकार ने तीनों काम किए थे। यानी सरकार ने आयात पर भी भारी शुल्क लगाया, देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए संरक्षणवाद की नीति को भी अपनाया, और आयात के विकल्प भी खुले रखे, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं। ए वह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, बी इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व को, जी हाँ यहाँ पर क्या है दोस्तों, राज्य के स्वामित्व को, ठीक है, राज्य के स्वामित्व को समर्थन किया गया था। बी सी इसमें इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। डी इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन या बयान सही नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व को समर्थन किया गया था, कथन बिल्कुल ही सही नहीं है दोस्तों, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों। ए 15 मार्च 1950, 15 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1952 और 15 अप्रैल 1950। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। हालांकि बाद में योजना को समाप्त कर दिया गया और इसी योजना आयोग के स्थान पर जो है जनवरी 2015 में, यहाँ 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस बार आपसे क्वेश्चन नीति आयोग से भी पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाएगी, ये भी आपको याद कर लेना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नीति आयोग का जो पूरा टॉपिक दोस्तों 2 या 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से पूछे जाएंगे आप सभी से, ठीक है। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस पर दिया गया। ए कृषि पर, बी उद्योगों पर, सी भूमि पर और डी उपयुक्त सभी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर अधिक बल दिया गया था, बी उद्योगों पर। चल नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। ए बॉम्बे प्लान से, बी सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, सी समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, डी किसान संगठनों की मांग से। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का जो प्लान था उसका विचार ग्रहण किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करें तो वो ग्रहण किया गया था बॉम्बे प्लान से और सोवियत खेमों के देशों के अनुभव से, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों केवल ए और बी, यानी बी इसका सही उत्तर है। यानी
बॉम्बे प्लान से भी और सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से भी हमने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था। जैसे बताया दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, एक आप कह सकते हैं पूंजीवादी और एक समाजवादी। तो पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी जो था दोस्तों सोवियत संघ अमेरिका, और समाजवादी जो था वो सोवियत संघ था। तो हमने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के जो को अपनाया नहीं, हमने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुले रूप को अपनाया, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, देश में डैश को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो देश में डैश को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। ए पहली पंचवर्षीय योजना को, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना को, सी चौथी पंचवर्षीय योजना को, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना को। तो अगर हम देश की बात करें दोस्तों, देश में चौथी पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, यानी सी इसका सही उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश परियोजना को बड़ी राशि आवंटित की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करें दोस्तों तो भाखड़ा बांध, यह भाखड़ा बांध जो है, जिसे भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जाना जाता है, इस योजना को बहुत बड़ी राशि आवंटित की गई थी, जिसे हम भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक इसी प्रकार से नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष होता है, वो भी होता है प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी प्रकार से नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? और वो हैं आपके अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। माफ़ कीजिएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन, जो है अमूल के संस्थापक हैं। अमूल दूध पीता इंडिया, अमूल के संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। और इन्होंने माफ कीजिएगा और इन्होंने जो है गुजरात के आनंदा में जो है एक जो है डेयरी उत्पादकों के साथ मिलकर, ठीक है, अमूल की स्थापना की थी। कहाँ पर? गुजरात के आनंद में। चलिए नेक्स्ट, विकास का समाजवादी मॉडल किस देश ने अपनाया था? तो विकास का जो समाजवादी मॉडल अपनाया था किसने? सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 14, पीसी महालनोबिस कौन थे? ए पहली पंचवर्षीय योजना की योजनाकार, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार, सी योजनाओं के दूसरे अध्यक्ष, और डी कोई भी नहीं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, कि जो पीसी महालनोबिस हैं, तो पीसी महालनोबिस जो थे दोस्तों वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। ठीक है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के संदिग्ध में चलाई गई थी, और ये एक अर्थशास्त्री भी थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सी अंडमान और निकोबार के मुख्यमंत्री, डी उपरोक्त सभी। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का जो हिस्से है दोस्तों वो सभी, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? अमूल सहकारी आंदोलन को दोस्तों कहा गया था श्वेत क्रांति। ठीक है, अगला, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया? तो हरित क्रांति में जो है दोस्तों किस श्रेणियों के किसानों का उत्थान का उभार आया था? वो आया था मध्यम श्रेणी का। और लाभ किससे मिला था दोस्तों? उच्च यानी अमीर किसानों को, जो यानी उच्च श्रेणी जो किसानों को लाभ मिला था, उभार किसमें आया था? मध्यम श्रेणी के किसान। अगर आपसे प्रश्न पूछा था हरित क्रांति में किस श्रेणी के किसानों को का जो है फ़ायदा हुआ था, वो था उच्च श्रेणी किसानों में, और उभार आया था मध्यम श्रेणी किसानों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर होना पड़ा, किस पर निर्भर होना पड़ा? तो विदेशी सहायता के लिए हमें निर्भर होना पड़ा दोस्तों अमेरिका पर, यानी सी इसका सही उत्तर, यानी अमेरिका पर हमें निर्भर होना पड़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 1951 से 56, बी 1952 से 57, सी 1947 से 52, और डी 1961 से 66। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1961 से 66। ठीक है, और इसे हरित क्रांति से हुआ क्या था दोस्तों? जैसे आपके अगर हम प्रथम हरित क्रांति की बात करें तो 1978 और 79 में जो है खाद्यान्न का उत्पादन 1 अरब जो हो 31 करोड़ टन हो गया था, और भारत में खाद्यान्नों का बहुत बड़ा हब बन गया था। भूमि का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था वो सन 1947 तुलना में 30% भी बढ़ गया था। और क्योंकि इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान, इसमें
70% क्षेत्र गेहूँ और 35% चावल की चीज़ों में इजाफा हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस इस्पात संयंत्रों में विकास हुआ, तेल शोधक कारखानों में वृद्धि हुई, विनिर्मित इकाइयों और रक्षा उत्पाद आरंभ हुआ, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ा। तो दूसरी पंचवर्षीय के अवधि के संबंध में कथन सही नहीं हुआ है दोस्तों, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया, क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उद्योगों पर आधारित थी, ना कि कृषि पर निधि। इसका सही उत्तर है, यानी ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत? ए, भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। बी, सबसे बड़ी विकास की परियोजना इसी अवधि में शुरू हुई। सी, बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा, नांगल और हीराकुंडा जैसी विशाल परियोजनाएं भी शामिल हुई। और जो आपका है डी, भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई। तो नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो अगर हम नियोजित विकास के संबंध तथ्य असंगत की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था कि भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई, ये जो है असंगत है। चलिए प्रश्न नंबर 22, सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो सहकारी दूध उत्पादन अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। तो सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन हुआ था गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन में किस मुद्दे को दमदार डोर सरकार के पास प्रस्तुत किए थे? वह कृषि को केंद्र में रखने की बात। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और गरीब जनता को चुकानी पड़ रही है, ये किसने कहा? तो ये कथन है चौधरी चरण सिंह जी के। तो यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के कथन है। तो इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर से जो है आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों मिलान करने के लिए। से ऑपरेशन फ्लड पूछ सकता है कि बताइए भाई ऑपरेशन फ्लड कब होता है? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये कब हुआ था दोस्तों? 1970। ठीक है, 1970 ऑपरेशन फ्लड। इसी प्रकार से बॉम्बे प्लान कब चलाया गया था? बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान जो था दोस्तों 1944। ठीक है, 1944 बॉम्बे प्लान चलाया गया था। आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम जो है पंचवर्षीय जो योजना चलाई गई थी दोस्तों वो 1951। ठीक है, इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ सकता है 1961। तो ये जो है ना आपसे जैसे व्यवस्थित करने के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इससे चौधरी चरण सिंह जी थे वो किससे संबंधित थे? वो किसान थे। ठीक है, किसान से संबंधित थे। इस तरह से मिलान का नहीं पूछ सकता है। और पीसी महालनोबिस, ये जो पीसी महालनोबिस है ये किससे संबंधित है? पीसी महालनोबिस ये दोस्तों थे औद्योगिकरण से। ठीक है, औद्योगिकरण से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए आपको। बिहार का अकाल जेनिंग कहलाता है ना, जेनिंग। बिहार का अकाल इन्हें जोनिंग या जेनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी, तो इस तरह से आपसे ना मिलान करने के लिए भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपका जो आएगा नीति आयोग से सीधा। स्थापना क्या हुई? नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और ये क्या है? एक प्रकार थिंक टैंक। क्या है दोस्तों? ये एक थिंक टैंक है। जी हाँ, थिंक टैंक है। किसका? नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक है। और इसके वर्तमान सीईओ के बारे में पूछ सकता है, अमिताभ कांत कौन है वर्तमान सीईओ? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्य क्या है? तो नीति आयोग के जो अगर हम कार्य की बात करें दोस्तों तो नीति आयोग जो है वो ग्राम स्तर पर भी और विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र का विकास करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसके? नीति आयोग की। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और संचालन परिषद की अगर हम बात करेंगे तो संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सब होते हैं। जो संचालन परिषद होता है उसमें कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। किसके? सभी राज्यों के। और
केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम सीईओ कहते हैं, और इसके अलावा विशेष आमंत्रित भी होते हैं। तो ये प्रकार से दोस्तों बहुत ही एक प्रकार से भारत के केंद्र सरकार का जो है एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नीति आयोग से अगर हम बात करें तो। जैसे अब इसके अलावा सही कथन कौन से नीति आयोग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको नीति आयोग से जो पूरा टॉपिक लेकर चलना दोस्तों। और इस चैप्टर से इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जैसे पूछ सकता है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किस वर्ष रखा गया। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा 2015 में। और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो अरविंद पनगड़िया। इसको क्या थे वो, अरविंद पनगड़ी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैप्टर से हमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।